दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर आ चुके हैं और डेस्क वर्क आ चुकी है, जिसका मैं फर्स्ट मॉडल पेपर पूरा आपको सोल्व करवाने वाला हूं। तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे। इस मॉडल पेपर से आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो इस मॉडल पेपर की खासियत बता दूँ आपको, कोविड-19 के कारण जो पाठ्यक्रम कट चुका है, संशोधित किया और कम किया हुआ है, वो पूरा आपको मिलेगा। इसमें 2022 का पैटर्न है और राजस्थान द्वारा प्रकाशित यह डेस्क वर्क है कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की, जिसका 30% कोर्स कटा हुआ है, वो सभी मिला हुआ रहेगा इसमें। तो हम इस पूरे कोर्स को अपन लास्ट तक देखेंगे, पहला प्रश्न से लेके आपको जो क्वेश्चन आता है उसको देखते भी रहना और आप निशान लगाते रहना और नोट्स बनाते रहना। तो पहला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है, स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश किया था, तो सर्वप्रथम मराठा लोग कहाँ आए थे? राजस्थान में मेवाड़ में आए थे। संयुक्त बृहत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो भारत राजस्थान का जो एकीकरण है ना, उससे प्रश्न है। तो राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था और इसमें जो संयुक्त बृहत राजस्थान है उसमें अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था, यह सबसे अंतिम में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो समय जरूरी है, जैव पदार्थ जरूरी है, ह्यूमस जरूरी है, मृदा का गठन करना जरूरी नहीं है। अगला, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, संसदीय शासन पद्धति। तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे इसमें, क्योंकि भारतीय संविधान में संघवाद भी है, शक्तियों का बंटवारा भी है, मंत्री रहते हैं, मंत्री परिषद रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, संसदीय शासन तो होता ही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपको पता होगा, अपनी राजधानी दिल्ली में है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केंद्र और राज्य का निपटारा करता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसकी मृत्यु 1862 में रंगून में हुई थी और ये 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो विलियम जोन्स, टॉमस मेकाले, महात्मा गांधी पाठशाला, ये जो मैंने पढ़ाया था, मैंने नोट्स बताए थे, उसी में से आया कि नहीं आया एग्जाम में, ये बताओ। अगर आपने मेरे से पहले सब कुछ मॉडल पेपर जितने भी दिए थे वो सब पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया वही है। तो विलियम जोन्स है वो प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते थे और टॉमस मेकाले जो वे अंग्रेजी भाषा का प्रोत्साहन देते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे और पाठशालाओं में गुरुजी होते हैं। महात्मा गांधी का याद रखना, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, टॉमस मेकाले जो अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन, और विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है, विधायक बोले तो एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है? इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को शब्दों में प्रयोग कीजिए। मतलब विधायक क्या है उसके बारे में बताना अपने को, और विधायक कैसे चुनते हैं ये बताना है। तो विधायक क्या होता है? अपने क्षेत्र का एक जो, देखो पूरा पढ़ लेता हूँ। विधायक का चुनाव, राज्य को, प्रांत को, मतलब अपने राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि या फिर विधायक के रूप में निर्वाचित किया जाता है। सब जितने भी बटे हुए रहते हैं ना, वहाँ पे एक विधायक होता है। अपने जिले का विधायक, आपके वहाँ का विधायक कौन है वो कमेंट करके बताना। विधायक का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा 5 वर्षों में किया जाता है और निर्वाचन गुप्त मतदान की प्रक्रिया से होता है। गुप्त मतदान होता है, किसी को बता नहीं सकते हमने किसको वोट दिया है। और इस प्रकार हम विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में विधायक को अपन निर्वाचित करते हैं। अगला, स्थानांतरित कृषि क्या है? तो स्थानांतरित कृषि क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे। स्थानांतरित कृषि अमेजन वेनिस की सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी भारत के भागों में प्रचलित है। ये कहाँ पर प्रचलित है वो लिख देना। उसके बाद, यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें क्या होता है, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर उन्हें जलाकर वहाँ पर मतलब राख कर दिया जाता है और उस राख में मृदा में मिला दिया जाता है और उसकी भूमि की उर्वरता समाप्ति तक, जब तक वो भूमि अच्छे से फसल पैदा करेगी तब तक वहाँ पर खेती करते हैं, और जब वह फसल अच्छी नहीं होगी तब वह उस खेती को छोड़कर दूसरी जगह जाकर यही खेती अपनाने लग जाएंगे। इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। अगला, रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो एक लाइक, क्योंकि आप लास्ट तक जाते जाते भूल जाते हो। तो एक बार लाइक कर दो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर सभी डेस्क वर्क के मॉडल पेपर और जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी आ चुका है अपने पास, तो वो भी पूरा पैटर्न आपको मिलेगा। और ये वाला जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इस PDF की लिंक, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी रात को 9 बजे इसकी PDF। तो दोस्तों, आपने लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दो सब्सक्राइब। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले रोपण कृषि का पूछा लिख देना, चाय, कहवा, काजू, ये सब फसलें उगाई जाती है उसको रोपण कृषि बोलते हैं। और इसको अब पूरा देखते हैं ना। रोपण कृषि उत्पादन का प्रसरण खेतों में ही निकट कारखाने में किया जाता है, मतलब जहाँ पर कारखाना होता है उसके पास में ये खेती की जाती है। इस खेती में कृषि में परिवहन जाल का विकास आवश्यक होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं।
मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील कहवा, भारत में श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। मतलब भारत में श्रीलंका, जैसे कि भारत है, भारत में असम में क्या होता है, जहाँ चाय के कारखाने होते हैं बड़े बड़े, वहीं पर पास में चाय के बागान होते हैं, वहाँ पर चाय की पत्तियाँ होती है, उनको मतलब तोड़कर उनकी चाय पत्ती बना दी जाती है, इसको बोलते हैं रोपण खेती। अगला, सिपाहियों के नए कारतूसों पर क्या ऐतराज़ था। तो ये 1857 की क्रांति का प्रश्न है। तो सिपाहियों को क्या ऐतराज़ था। सिपाहियों के बीच ऐसी धारणा बन गई थी कि नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया है। इस धारणा के चलते उन्होंने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कारतूसों में इस्तेमाल करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और यह उत्तेजना सैनिकों के विद्रोह का कारण बनी। क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने जो कारतूस दिए थे, उनमें क्या हुआ था, लोगों में यह अवधारणा फैल गई थी कि एक तो इसमें सूअर का और एक गाय की चर्बी के बने हुए हैं, तो इससे क्या, हिंदू लोगों को गाय की चर्बी और मुस्लिम लोग जो थे उनको सूअर की चर्बी, उनको लगता था कि ये हमारे लिए धर्म भ्रष्ट करने के लिए, इसलिए उन्होंने, ये ही 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण भी बन गया था। और पहली मृत्यु किसकी हुई थी 1857 की क्रांति में, मंगल पांडे की। और राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुई थी, नसीराबाद से, और भारत में मेरठ से। याद रखना है पॉइंट, अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। पैलेस ऑफ व्हील्स पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। अगर आपने ये प्रश्न कभी नहीं पढ़ा है तो आप कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रश्न देख के समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रहा है। लेकिन ये है एक रेलगाड़ी, पैलेस ऑफ व्हील्स शाही रेलगाड़ी है जो प्रमुख पर्यटक स्थलों को सैर कराती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह रेलगाड़ी देश विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह रेलगाड़ी कहाँ से शुरू होती है, दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी है, और यह रेलगाड़ी राजस्थान के जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, भरतपुर, आगे जाकर मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में चली जाती है। याद रखना आप इसको। रोलेट एक्ट क्या है, तो ये रोलेट एक्ट 1919 में आया था, है ना। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए बनाया गया था। इस कानून में से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति पर उनको अगर संदेह हो जाता था तो बिना मुकदमा चलाए वो सीधे जेल में डाल देते थे। ये ब्रिटिश सरकार का भारत में उभर रहे विद्रोह को कुचलने के लिए बनाया गया था। भारत के लोग जो विद्रोह कर रहे थे उसको कुचलने के लिए रोलेट एक्ट आया था, जिसमें क्या हुआ था 1919 में कि उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया कि बिना किसी गवाह के और ना किसी वकील के पास जाने की जरूरत, उनको जिस पे शंका होती उसको जेल में डाल देते थे। इसका कड़ा विरोध किया था भारतीय लोगों ने। विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया, तो अब देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की है ये। विलय नीति का सिद्धांत भारत में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, मतलब उसका पुत्र नहीं है कोई, तो उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, मतलब अंग्रेज ले लेंगे। यह नीति भारत में कंपनी के अधिकृत कब्जा करने के लिए बनाई गई थी। मतलब भारत में कुछ ऐसे भी थे राज्य जहाँ पर पुत्र नहीं थे, उनकी पुत्रियाँ थी, तो वहाँ पर क्या किया था इन्होंने कि ऐसा नियम बना दिया लॉर्ड डलहौजी ने कि अब किसी के भी पुत्र नहीं होगा तो उसकी ज़मीन सीधी अंग्रेजों की हो जाएगी। ये थी विलय नीति। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा। इसका अर्थ है कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, और कुछ लोग अपने ही धर्म को दूसरे, रुको एक बार वो देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएगा, कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे सदस्यों को न दबाएं, मतलब कोई अमीर लोग होते हैं वो गरीब धर्म वाले को, अपने धर्म वाले को गरीब लोगों को दबाते हैं, ये भी नहीं चलेगा। राज्य न तो किसी खास धर्म के लोगों पर थोपेगा और न ही किसी धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। मतलब राज्य जो है वो किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, न्यायपालिका के 2 कार्य बताइए। तो न्यायपालिका का कार्य क्या है, तो एक तो हो जाएगा विवादों का निपटारा करना, और दूसरा हो जाएगा विवादों का निपटारा करना, और दूसरा हो जाएगा कानून की रक्षा में मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। तो विवादों का निपटारा कैसे करेगा, तो न्यायपालिका में क्या होता है, न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों के, केंद्र व राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों का हल करना। मतलब कोई भी केंद्र और राज्य उसके बीच में कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका। अगला एक और क्या हो जाएगा, कानून की रक्षा, अपने मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अपने मौलिक अधिकार है जैसे कि देश के नागरिक उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है यदि उसको लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो और आपके साथ धर्मनिरपेक्षता की जा रही है तो आप सीधे न्यायालय में पहुंच सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर कोई सी भी अदालत में जाकर अपना मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसके जा रहे थे, 2 कारण बताइए। तो आदिवासी सरकार की परियोजनाओं के कारण विस्थापित कर दिए जाते हैं। जिस जमीन पर और संसाधनों से वो अपनी जीविका चलाते थे उसी से उन्हें विस्थापित कर दिए जाते थे। मतलब उनकी जो ज़मीनें थी उनसे उनको अलग कर दिया जाता था। अपने भोजन और आय के स्रोतों से वंचित होने के कारण उन्हें नई जगह जाकर बसाया नहीं जाता था। मतलब उनकी जो भी आवश्यकता होती थी, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ आवश्यकता पूरी होती थी, अब उनको वहीं से अलग कर देते तो वो नई जगह जाके बस नहीं सकते थे। और इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम भी उनके लगातार हाशिए की तरफ धकेलते जा रहे थे। लोग भी उनको थोड़ा मतलब निम्न जाति का समझने लगे थे, और इससे क्या हुआ,
कि लोगों की इस अवधारणा की वजह से आदिवासी लोग हंसी की तरफ खिसकते जा रहे थे। ऐसे लिखना है। आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो अंग्रेजों के अनुसार सभी मुख्य दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। मतलब जहाँ भी सरकारी कोई कार्यालय होता था वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाते थे, उसमें सहेज कर रखते थे। उन्होंने तहसील में, उन्होंने कलेक्ट्री में और राज्य के सचिवालय में, कोर्ट में, न्यायालय में और अलग अलग सभी जगह क्या कर रखे थे, एक रिकॉर्ड रूम बना रखे थे। वहाँ पर वो सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा करते थे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक अभिलेखागार मतलब बड़े बड़े संग्रहालय बनाते थे और वहाँ पर भी उनको रखते थे। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को संभाल के रखा था। अगला, सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। बिरसा मुंडा का महत्व था। ये दोनों प्रश्न आप देखना ध्यान से। सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। सहायक संधि व्यवस्था भारत में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित करने के लिए वेलेजली द्वारा लागू की गई थी। अब वेलेजली ने क्या लागू किया था? सहायक संधि। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे स्वतंत्रता सेनानी रखने का अधिकार नहीं थे। अब मैं आपको सीधा शॉर्टकट समझाता हूँ, इसकी लिंक तो आपको वैसे भी मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। सहायक संधि में क्या होता था कि कोई भी भारतीय रियासत हो, उसमें अगर जो लोग रहते थे ना, अगर वो अंग्रेजों की गुलामी से मान लेते थे तो अंग्रेज उन पर कोई अत्याचार नहीं करते थे। अगर अंग्रेजों की गुलामी नहीं मानता था तो अंग्रेज उन पर अत्याचार करते थे। बस यही सहायक संधि थी। वो सिर्फ इतना सा नाम था कि सहायता करेंगे, और सहायता क्या करते थे वो, कि कुछ भी नहीं, अगर हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे तो वो अपने पर अत्याचार करेंगे, और हम बात मानेंगे तो अपने पर अत्याचार नहीं करेंगे। वो जो करेंगे, करने का कहेंगे, वही करना पड़ेगा। बस ये थी सहायक संधि। और ये किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की। बिरसा आंदोलन का क्या महत्व था? इस आंदोलन के दो महत्व थे। क्या महत्व था? एक तो इससे औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के हक में वन अधिनियम को सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया था। आदिवासी दिक्कू लोग जनजातियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। मतलब वो जो दिक्कू वाला पार्ट है ना, उसमें बेचारे उस दिक्कू की ज़मीनों पर उन्होंने अत्याचार करके ले लिया था। तो अंग्रेजों ने, मतलब जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने आंदोलन करके क्या कर दिया था, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था उनकी ज़मीनें देने के लिए। और दूसरा क्या था, इस आंदोलन से साबित हो गया कि जनजातियाँ अन्याय व विरोध करने के लिए औपनिवेशिक सरकार के दमनात्मक एवं शोषण शासन के खिलाफ गुस्सा प्रकट करने में सक्षम है। अब इससे क्या एक फ़ायदा और बताता हूँ। बिरसा आंदोलन हुआ, इससे अंग्रेजों में ये भी पता चल गया कि नहीं, जनजातीय लोग जो होते हैं ये भी अपना मुकाबला करके अपनी ज़मीनें ले सकते हैं। और दूसरा, उनको मजबूर भी कर दिया था ज़मीनें देने के लिए। बस अब आता है अगला 25वां प्रश्न। परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले परंपरागत देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे गैर परंपरागत। ऊर्जा के परंपरागत साधन वे हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के नियमित रूप से करता चला आ रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा के श्रेणी में आते हैं। मतलब कोयला, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति, ये सब किस में आते हैं? अपने परंपरागत में, जिनको हम कब से जानते हैं, मतलब अपन जानते हो, ये खत्म तो हो जाएंगे लेकिन अपन ने इनको बहुत पहले खोज लिया था, और ये हैं अपने परंपरागत स्रोत। जल को छोड़कर ये सभी साधन अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका उपयोग एक बार उपयोग दोबारा संभव नहीं है। जैसे अपन ने एक बार पेट्रोल खत्म कर दिया तो फिर पेट्रोल थोड़ी ना आएगा। परमाणु कोई बम है, उसको फेंक दिया तो डबल उसका बम थोड़ी बनेगा। इस प्रकार है ना। अब देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग परंपरागत साधनों के उपयोग से पहले से होता आ रहा है। मतलब गैर परंपरागत साधन जो है ना, ये बहुत पुराने हैं लेकिन अपने को पता नहीं था। जैसे कि सौर ऊर्जा, अब सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होगी, ये तो सूर्य तो बहुत पुराना है लेकिन अपने को थोड़ी पता था कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होगी। भूतापीय ऊर्जा, ज्वालीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब कि अब हवा से ऊर्जा बनती है, अपने को पता था कि हवा से क्या बिजली बनेगी, लेकिन बहुत पुरानी है। कचरे, गोबर, मल मूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आते हैं। वे सभी साधन आपूर्ति की श्रेणी में आते हैं और इनका निरंतर उपयोग होता है, और ये खत्म भी नहीं होते हैं, चलते ही रहेंगे ये तो, क्योंकि सूर्य भगवान कहीं जाने वाले नहीं हैं, अपनी वायु खत्म होने वाली नहीं है, मल मूत्र त्यागना लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, कूड़ा कचरा गोबर ये सब खत्म होने वाले नहीं हैं। बस ये है गैर परंपरागत। और परंपरागत कोयला ऊर्जा है। मतदान प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये पूरा तो आपको मिल ही जाएगा, आप पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूँ। 18 वर्ष से ऊपर उम्र के लोग मतदान करते हैं। मतदान एक गुप्त शासन प्रणाली है, मतलब गुप्त, अपन किसी को बता नहीं सकते कि मैंने किसको वोट दिया। मतदान में हम विधानसभा, लोकसभा आदि के चुनाव में भाग लेते हैं, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा हो जाएगा मतदान भारत के सभी नागरिकों का अधिकार है। जो 18 वर्ष से ऊपर वयस्क से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारा अधिकार है। हम 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो हम वोट दे सकते हैं अपने स्थान, मतलब जहाँ अपना मूल निवास है वहाँ पर अपन अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। बस। राजस्थान में जनजातियों पर टिप्पणी लिखिए। अब राजस्थान की सभी जनजातियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती है, और अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गाँव में, पहाड़ों पर और जंगलों में निवास करती है। अब पहला पॉइंट याद रखना, राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति अधिकतर गाँव में निवास करती है और पहाड़ों पर निवास करती है। अधिकांश जनजातियाँ खेती मजदूरी करती है। अब जनजाति लोग हैं तो थोड़ा मतलब गरीब भी होंगे, तो एक बना देना तीसरा पॉइंट, जनजाति लोग खेती और मजदूरी करते हैं, जंगलों में रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। अगला बना देंगे अपन। और ये कहाँ रहते हैं तो अपने मन से लिख देना 10-11 जिले, जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर,
इतने 6 जिले लिख दोगे बहुत है कि महत्वपूर्ण रहते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा। राज्य की प्रमुख जनजाति, अब मीणा, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति मीणा जनजाति है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब भील, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है, ठीक है। एक डामोर, ड से डूंगरपुर, ड से डामोर, मतलब डामोर जनजाति सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में निवास करती है। अब आगे गरासिया, गरासिया जनजाति सिरोही जिले में निवास करती है, इतना याद रखना। सांसी भरतपुर में, याद रखना सांसी कहाँ है तो भरतपुर में। सहरिया जनजाति बारह में, बारह में क्या है सहरिया जनजाति, सांसी में भरतपुर जनजाति, भरतपुर में सांसी जनजाति और बारह में सहरिया जनजाति और सिरोही में गरासिया जनजाति, डूंगरपुर में डामोर जनजाति और सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति और सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति। बस इतना लिख देना बहुत है। अगला देखेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करनी है अपने को। धर्मनिरपेक्षता, भारत में एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी देशों का सम्मान आदर देना, सभी धर्मों को सम्मान आदर देना और किसी धर्म विशेष के प्रति आसक्ति रहित दृष्टिकोण रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही किसी लोगों में धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, मतलब ना तो किसी धार्मिक की स्वतंत्रता छीनता है भारत के राज्य, मतलब शासन पद्धति, और ना ही किसी पर कोई रोक थोपती है। भारत में कचहरी, थाने, कचहरी मतलब कोर्ट, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे संस्थानों में किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनको प्रदर्शन के लिए अपेक्षा नहीं की जाती है। दूसरी नीति है अहस्तक्षेप की नीति, सभी धर्मों की भावनाओं को सम्मान करने के लिए, धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए, मतलब कोई भी धर्म का बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है। एफआईआर से आप क्या समझते हैं? तो एफआईआर किसको बोलते हैं? एफआईआर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट का संक्षिप्त रूप है। एफआईआर इसे प्राथमिकता भी कहते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से के होने मतलब कोई भी अपराध होने के बाद पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करने के बाद ही उसमें कोई पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी भी संगीन अपराध की सूचना मिलने के बाद थाने प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है, मतलब अपन लिख के भी दे सकते हैं अपनी एफआईआर, अगर शर्म आने जैसा होगा लिख के दे देंगे और अगर बोलने जैसा होगा तो मौखिक देंगे अपन, और अपने को बतानी है पर एफआईआर लिखवानी पड़ती है। एफआईआर में क्या होता है, अपने को सामने वाले का अगर गवाह का नाम पता है तो वो भी लिखवाना होता है, अपना खुद का नाम लिखवाना होता है, अपने सिग्नेचर करने होते हैं, अगर गवाह का फोटो है तो वो देना होता है, अगर गवाह के बारे में अपने को कोई भी बात पता है, मतलब गवाह क्या वो जो रहते हैं ना अन्याय करने वाला या फिर चोरी करने वाला चोर वगैरह, उनकी पूरी जानकारी पर अपने को पता दे सकते हैं, और अपने को गवाह है अपने पास तो गवाह भी बता सकते हैं, और पुलिस को एक एफआईआर की नकल मतलब अपन उनसे एफआईआर की नकल भी ले सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह से रूप ग्रहण किए, लोगों को की गांधी जी के बारे में क्या धारणा थी। अब गांधी जी के बारे में बताना है तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी ये आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1931 में असहयोग आंदोलन का प्रस्तावित किया, और असहयोग आंदोलन 1942 में प्रस्तावित किया। गांधी जी ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, क्योंकि गांधी जी को भारतीय लोगों ने अपना भगवान के रूप में मान लिया था। भारतीय लोग मानते थे कि गांधी जी अंग्रेजों को झुका सकते, अपनी शर्तें मंगवा सकते, अपने आंदोलन में अपना साथ दे सकते, गरीबों के अन्याय से बचा सकते, कर से मुक्त करवा सकते। इस प्रकार गांधी जी ने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, मतलब भारतीय लोगों को किस प्रकार समझ में आया, किन परिस्थितियों में भारतीय लोग समझ पाए कि हमारा देश गुलाम हो गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पतन देखा। उनके दमनकारी कानून, उनके द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना, यह सब एक अत्यंत असंतोष के वातावरण को जन्म दे रहा था। लोगों के अंदर एहसास को जन्म ले रहा था कि अंग्रेज भारत के संसाधनों कि वह यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और यह चेतना 1850 देखो 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा अपने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तब लोगों को समझ में आया कि भारतीय लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। तो भारतीय लोगों ने 1857 की क्रांति करी थी, और अगर उस क्रांति में भारतीय लोग अगर सब एक साथ मिलकर इस क्रांति को एक साथ करते तो भारत 1857 में आज़ाद होता था। लेकिन हुआ क्या कि मेरठ में पहले क्रांति हो गई, दिल्ली में बाद में हुई, राजस्थान में थोड़ी और लेट हुई, मध्य प्रदेश में कब हुई, उत्तर प्रदेश में, मतलब अलग अलग टुकड़ों में हुई, तो अंग्रेजों ने उसको संभाल लिया। अगर भारतीय सभी लोग एक साथ आंदोलन कर देते तो 100% भारतीय लोग 1857 में आज़ाद हो जाते। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव संरक्षण कैसे और क्यों रखना चाहिए बचाकर, मतलब अपने को संरक्षण कैसे करना चाहिए, तो अपने को पॉइंट बनाना है ना, इसको तो आप पढ़ लेना, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। तो प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन्य जीव प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और प्रकृति हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों पर निर्भर रहती है। हमारे इस जीवमंडल में वर्षा होने का कारण पेड़ पौधे हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, वनोन्मूलन नहीं करना चाहिए, हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, तथा हमें वन्य जीवों का संरक्षण भी करना चाहिए। वन्य जीव में आ जाएंगे अपने हाथी, घोड़ा, जितने भी वनों में रहने वाले जानवर, जीव जंतु है उनका, और पेड़ पौधे तो अपने को पता ही है वनों में कौन कौन से होते हैं, और सभी जितने भी प्राकृतिक वनस्पति है वो सब हो जाते हैं। तो वनों को हमें बचाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी वन्य जीव वनों पर निर्भर होते हैं और हम भी वनों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वन O2 गैस को छोड़ते हैं और CO2
लेते हैं, इसलिए हमें वनों को बचाना चाहिए। अगला लास्ट एंड फाइनल प्रश्न, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, देखते हैं अपन इसके बारे में। जल संसाधनों का संरक्षण, आज विश्व के शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत पहुंचना एक बड़ी समस्या है। जल संसाधनों का संरक्षण अपन कैसे कर सकते हैं, हमें नदियों में हमें स्वच्छ जल नदियों में रहता है उसका रख रखाव करना चाहिए, हमें उस जल को दूषित नहीं करना चाहिए, हमें पानी में नहाना नहीं चाहिए, हमें कुएं में नहाना नहीं चाहिए, हमें कपड़े जल स्रोतों पर नहीं धोने चाहिए, अलग धोने चाहिए, हमें हैंडपम्प पर पानी का प्रयोग बराबर मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जल की जो शुद्ध जल है उसकी मात्रा को समझते हुए हमें अपना उपयोग करना चाहिए, हमें पानी पीने के पानी को कपड़े धोने में इस प्रकार यूज़ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम जल की संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, बारिश के दिनों में जो बारिश में पानी आता है वो हमारे छत से सीधा नीचे गिरता है, उस पानी को हमें किसी खेत में निकाल देना चाहिए, जिससे कि खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और ये पानी फिर ज़मीन में उतरेगा तो उससे फिर बारिश हो सकेगी। हमें इस प्रकार जल संरक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा बताया हुआ कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप अंत तक बने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही 100% बोल सकता हूँ कि अपना 80 में से 75 प्लस नंबर लाएंगे जो अंत तक बनाए। और दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम अपने क्लास के सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और मैं आपको 100% ये दुआ देता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे, पर उसके लिए आपको मेरी इतनी सी मदद करनी होगी कि अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा देना, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे बराबर नहीं मिल रहा है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताना भी सही कि आपको आगे कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, क्या पढ़ना है, कौन सा पैटर्न चाहिए, मैं आपको सभी बात बताऊँगा। और आपके कोई से भी कमेंट, आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना। धन्यवाद दोस्तों।